हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 3 ऑफ जनरल साइंस का। तो हम लोग जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो लेके चल रहे हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है जनरल साइंस का जो हमारा डिस्कशन है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं रेलवे में जो पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, उन सभी का यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हम हमारे लिए वर्थफुल है कि कम टाइम में आपका कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है एक साथ लग जा रहे हैं, तो आपकी बहुत एक अच्छी पकड़ बनने वाली है जनरल साइंस में। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले जो अभी नए हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखा उनको बता दूं कि हम लोगों ने अभी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर लिया, जिसमें यूनिट काइनेमेटिक्स एंड मोशन ऑब्लिक रेस्ट जो है ये टॉपिक जो फिजिक्स का हम लोगों ने थ्योरी प्लस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे का हम लोगों ने लगा लिया है। और अगर आप जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ, अगर उस कंटेंट पे अगर आप ईमानदारी के साथ नोट्स बना के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो जनरल साइंस में आपके कहीं भी क्वेश्चन जो आपके छूटने वाले नहीं हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को आप जो है कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट करना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूँ जो ATS क्लासेस के नाम पे है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। और जो है आप अपनी ईमानदारी पूर्वक जो है सारे लेक्चर को अच्छे से देखें। तो जो हमारा थर्ड लेक्चर है आज का, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक फोर्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी वाले पोर्शन भी। तो फोर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स। मान लो कोई एक फर्श है, वहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है जिसकी पोजीशन 1 है, और अगर इसको हमको एक जगह से इस पोजीशन 2 पे लाना है तो क्या लगाना पड़ेगा ना, हमको इसको यहाँ से पुश करना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे पहुँचाना तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। और मान लो एक तीसरा पोजीशन ये वाला है, और अगर इसको हमको पीछे लेके आना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको पुल करना पड़ेगा। तो ये जो पुश और पुल करते हैं, जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, वो क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। या तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो उसी टर्म को नाम दिया जाता है क्या, फोर्स। फोर्स इज नथिंग, मतलब क्या, ये क्या होता है, या तो पुश या तो पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। और इसी समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स कुछ होते हैं, बहुत तरह का फोर्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है कि जब भी हम लोग कभी सर्कुलर मोशन करते हैं तो आपने फील किया होगा, जब आप सर्कल पर किसी भी मतलब कर्व में अगर मोशन करते हो तो अपना बॉडी जो होता है ना सेंटर की तरफ बेंड कर देते हो। तो अगर सर्कुलर मोशन होती है तो उसकी रेडियस एक आर होती है, तो सेंटर की तरफ जो होता है ना एक फोर्स लगता है, ठीक है। जब आप किसी कर्वेचर में आप रोटेट करते हो तो उस फोर्स को बोला जाता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है ये m/v²/r, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये v² इंटू अपन r जो है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेंटर की ओर जो रहता है जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक स्यूडो फोर्स हम लोग मान के चलते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके इक्वल लग रहा होगा, जिसके कारण जो आदमी जो है बैलेंस में रहेगा और इजिली रोटेट कर जाता होगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, ये एक स्यूडो फोर्स, स्यूडो का मतलब भी होता है काल्पनिक फोर्स, ठीक है। और जो एक्चुअल में जो फोर्स जो इसका केंद्र की ओर लगता है उसको बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही बोला गया है, जब भी कोई बॉडी जो है परफॉर्म करती है सर्कुलर मोशन में, तो एक फोर्स जो लगता है ऑलवेज कहाँ पे, सेंटर के तरफ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और कोई भी फोर्स अगर हम लोग नेचर में देखते हैं, देखो हमें पता है कि अगर हम लोग कहीं पे अगर स्ट्रेट लाइन पर भी जा रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे हम लोग उसमें क्या होगा, वो जो हमारी जो मोशन होगी हमारी सर्कुलर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको सामने वाले स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे हम लोग उसको सर्कुलर मोशन पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं उसको। तो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, या मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, जिसको हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट करते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, अगर आपने कभी साइकिल चलाया होगा तो हमेशा देखते होंगे कि आप जब साइकिल चलाते हो, टर्न लेते हो, तो आप जो है अपना बॉडी जो है किधर बेंड करते हो ना, सेंटर की तरफ बेंड करते हो। इससे क्या होता है, वाइल टर्निंग टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आप टर्न लेते हो तो एक रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है अपने बॉडी को जो होता है सेंटर की तरफ जो है बेंड जो है कर देते हो। आप लोग को नॉइज़ आ रही होगी यार, कुत्ते के भौंकने, क्या करूँ, मतलब बगल में ही जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ वहाँ पे यार एक कुत्ता है यार। मतलब सुबह 5 होता नहीं है कि मतलब जगा देगा सबको, और कोई भी अगर साइड से भी अगर निकलता तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा भौंकता है। तो थोड़ा सा यार मैनेज करना आप लोग को, ठीक है।
उसके बाद देखो कि जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्कूटर होता है बारिश के टाइम वो स्लिप करता है। ये क्यों होता है कि जो फ्रिक्शन होता है आपका टायर और रोड के बीच में वो घट जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको जो मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाता है। जो रोड होता है ना उसको बैंक्ड एट टर्न्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो होता है। अगर हम लोग जो रोड होता है ना जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये वाला जो ये सरफेस रहता है थोड़ा सा इसको नीचे, और ये वाला देखोगे तो थोड़ा ऊपर और बाहर वाला सरफेस बनाया जाता है ताकि बैंक्ड हो जाए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम लोग घूमें तो सेंटर की ओर जो है थोड़ा ज़्यादा मिले ताकि हम जो है ईजिली जो है टर्न ले सकें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक कैसा फोर्स है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब एक काल्पनिक फोर्स होता है कि व्हेन वी इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, जब भी हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसा फ्रेम होता है जहाँ पे कोई भी बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर वेलोसिटी और टाइम का मान लो अगर ग्राफ दे दिया तो बताओ कि यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी का किस तरह से ग्राफ होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ पूछ देगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये याद रखना आपको, ठीक है। कि जब वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास टाइम्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द फ्रेम। मैंने वही बोला मैंने कि ये जो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक स्यूडो फोर्स होता है, और ये हमेशा जो है अपोजिट रहता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। जो क्रीम सेपरेटर होता है, हाँ, जिससे हम लोग दूध से जो क्रीम निकालते हैं जो एक रोटेट करते हैं, तो वो क्रीम सेपरेटर जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होता है। सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी जो होता है ये सारे प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो ये सब याद रखना कि क्रीम सेपरेटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आपका प्रिंसिपल पर काम करता है। अब सबने पता होगा न्यूटन्स के, भाई कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने न्यूटन के साइंटिस्ट का नाम नहीं सुना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस तो आप लोग मतलब पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बस वही टॉपिक मैंने यहाँ पे याद किया, ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या बोलता है कि आप सुने होंगे कि भाई कोई भी अगर वस्तु है अगर वो रुका हुआ रहेगा तो वो रुका हुआ रहना ही चाहता है, और कोई अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, ठीक है। ये क्यों होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। जैसे हमारा बॉडी है भैया, अगर मान लो रात में सोते हैं बेड पे तो सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि हमारा बॉडी इनर्शिया है। इनर्शिया है तो भैया वो रुका हुआ है तो हमेशा बोलेगा भाई लेटे रहो, ठीक है। और उठने के लिए हमारे पास एक मानसिक एक ऐसा फोर्स होना चाहिए, मेंटल फोर्स, कि हाँ भाई हमको कुछ करना है, तभी जाके हम लोग बॉडी से मतलब बेड से अपना उठ पाते हैं। तो एक तरह से जो इनर्शिया जो होता है, फर्स्ट लोग क्या बोलते हैं कि एवरी बॉडी जो होता है रिटर्न्स इट्स स्टेट, वो हमेशा अपनी जो अवस्था होती है उसको रिटर्न करना चाहता है। वो रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में होगा तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक भी उस पर कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। अगर ये मान लो वस्तु है अगर रुका हुआ है तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या रहेगा ना भाई मेरे, वो रुका हुआ ही आपका रहेगा, ठीक है। और अगर कोई चलते जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से ना लगाया जाए। तो इसी को बोला जाता है दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है भैया कि फर्स्ट लॉ जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया का, इनर्शिया इज द वर्च्यू, एक ऐसा गुण होता है किसी बॉडी का ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिटर्न स्टेट। मतलब इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण जो वो अपना अवस्था को पर ही रहना चाहता है। मतलब हाँ, इनर्शिया कुछ नहीं, इनर्शिया का एक मास है, ठीक है, किसी भी बॉडी का मास। अगर वो एक जगह रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, अगर वो गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। तो कुछ देगा, बताओ कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किस लॉ में किस लॉ ऑफ न्यूटन्स का है, न्यूटन्स के किस लॉ में है, तो फर्स्ट लॉ में है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्पल भले यहाँ पे लग रहे होंगे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा कि मान लो कोई आदमी जो है कार में मान लो बैठ के जाता है, ठीक है, कार में सीट में बैठा हुआ है, तो आप देखते हो कि जब अचानक से ब्रेक लगता है तो उसका आगे का जो पोर्शन है वो आगे की ओर झुक जाता है, लेकिन जो नीचे जो पैर उसका कार के जो सरफेस जो उसका सटा हुआ रहता है उस पर कुछ नहीं होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो उसका पैर नीचे सटा हुआ है वो तो रेस्ट में है, लेकिन आगे ऊपर जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो कार के साथ वो भी मोशन में आ जाता है। लेकिन जैसे वो ब्रेक लगाएगा तो भाई गाड़ी रुकेगी, तो गाड़ी रुकेगी, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला पार्ट आगे की ओर इसलिए झुक जाता है क्योंकि वो मोशन में आना चाहता है, ठीक है।
इसलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं और ब्रेक लगने का टाइम जो है आगे की ओर हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया जो ऊपर वाला पार्ट है किसमें है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहता था। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार फॉल्स फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड फॉल होता है भैया, कि व्हेन द कार स्टॉप सडनली, दिस इज बिकॉज द फीट ऑफ द पैसेंजर कम्स टू द रेस्ट। जो फीट होता है वो तो रेस्ट में रहता है अलॉन्ग विद द कार, लेकिन अपर पार्ट जो रहता है बॉडी का वो टेंस टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया मोशन। ये चीज़ समझ में आ गया। आपने देखा होगा किसी कपड़े में अगर धूल लगी हुई है तो उसको हम लोग अगर डंडा से मान लो मारते हैं, तो ये जो आपका कपड़ा है मान लो यहाँ से मोशन करके यहाँ पे चला गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, गिर जाएंगे। ये क्यों, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट में थे, तो बोलेंगे भैया हमको तो यहीं पे रहने दो, तुम्हारा कपड़ा कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमारे जो डस्ट पार्टिकल है फिर वो निकल के आ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि द डस्ट पार्टिकल कम आउट फ्रॉम अ कारपेट व्हेन इट इज़ बिटन विद स्टिक ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब होता है भैया, कि कोई भी अगर वेन एवर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि वेन एवर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है या तो वो एक्सेलरेट कर रहा होगा या रिटार्डिंग कर रहा होगा या रोटेट कर रहा होगा, इसको बोलता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज़ शायद मैंने उल्टा बोल दिया था कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कोई भी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका ऑब्जेक्ट हो, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो या रेस्ट में, तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, उसका जस्ट अपोजिट वाले को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। ठीक है। सेकंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लॉ ऑफ इनर्शिया तो आपको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से मिला हुआ। सेकंड लॉ क्या बात करता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। मतलब आपको मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुश और पुल विच चेंजेस द पोजिशन ऑफ ए बॉडी। जब भी हम लोग किसी बॉडी में अगर एफ फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जो है एम मास का है तो वो ए से एक्सलरेट हो जाता है। फोर्स निकलता है कैसे, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। तो जो सेकंड लॉ जो होता है मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेकंड लॉ जो होता है किसके बारे में बताता है ना, वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में देता है। ठीक है। फोर्स इज एनी इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने आपको बताया था, दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अ सर्टेन चेंज इधर कंसर्निंग इट्स मूवमेंट डायरेक्शन एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फोर्स एफ लगाने से क्या हो सकता है भैया, कि उसकी मूवमेंट हो सकती है, या तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है, या तो इसको भाई फोर्स लगा के इस पर इसकी जो शेप है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन मुझे आप बताओ, फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था सीजीएस यूनिट ऑफ न्यूटन के ये फोर्स क्या होता है, वो डाइन होता है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन क्या होता है ना, सीजीएस यूनिट होता है फोर्स की। ठीक है। अब थर्ड लॉ की बात बोलते हैं। भाई हमेशा आप सुनते आए हो आप लोग कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब भाई कि आप जो है अगर ईमानदारी के साथ आज मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो इसका भी आपको अपोजिट रिएक्शन जरूर मिलेगा, आपको सक्सेस होके आपको, ठीक है, उसके ऑपोजिट में मिलेगा। तो वही बोला गया है कि जब भी हम लोग किसी बॉडी पे, दो बॉडी है, अगर ये बॉडी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी भी इस पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन जो होता है हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये आपका एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। मतलब दो अलग अलग बॉडी रहेगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। ठीक है। ये जैसे इस पर एक कुछ फोर्स लगाएगा तो उसी अमाउंट का सेम अमाउंट पे इस पर जो है इधर फोर्स लगता है। ठीक है। तो जब हम लोग फायरिंग करते हैं बुलेट में, तो देखना जो गनर होता है उसको अपना पीछे की तरफ जो होता है पुश कर लेता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही भाई बुलेट से फायर होती है, गन से जो है बुलेट फायर होती थी, आगे इसकी काइनेटिक एनर्जी जाती है, तो पीछे की ओर भी एक आपका फोर्स जो है लगाता है, रिएक्शन लगाएगा। इसीलिए देखना जब गोली आगे की ओर भागती है तो जो बंदूक जो रहता है वह पीछे की ओर भागती है। आप देखे होंगे कि जब भी कोई नाव में मान लो है अगर वो जंप करके आगे जाता है, तो जैसे वो जंप करके मान लो अगर ज़मीन पे पहुंचता है तो फिर ये नाव भी पीछे की ओर चल जाती है, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो जिस एक्शन से ये आगे बढ़ा उसका रिएक्शन इसमें पीछे की ओर आ गया। आप रॉकेट को भी देखते हैं कि रॉकेट में जो गैसेस निकलते हैं पीछे से, ये आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि उतना ही मतलब आपका वेलोसिटी से जो गैसेस रहते हैं वो पीछे की ओर रिएक्शन लगाते हैं और उसी के कारण ये आगे बढ़ पाता है। ठीक है। जब स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करने का टाइम क्या करते हो, पानी को आप पीछे ढकेलते हो तो यही पानी आपको क्या करता है, आगे की ओर ढकेलता है। तो ये आपका एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम, कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो यूनिट होती है केजी
मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी से। अगर कोई बॉडी हैवियर है, अगर किसी बॉडी की मान ये इंटू यहाँ पर होगा, ठीक है, कि मास अगर ज़्यादा रहेगा तो उसकी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी, वो लाइटर वाला बॉडी मतलब हल्का वाला बॉडी जो रहेगा उससे विथ द सेम वेलोसिटी के साथ रहेगा, तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये मेनली मास m1 और m2 वेलोसिटी अगर सेम रहा, अगर m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है तो भाई m1 वाले की जो है लीनियर मोमेंटम ज़्यादा रहेगी। और आप हमेशा याद रखना, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स का ऑब्सेंस नहीं रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, रिमेंस कंजर्व्ड रहता है। बात करते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि व्हेन अ मैन जो है जम्प्स फ्रॉम ए बोट टू द शोर, द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है भाई, ये तो हमने न्यूटन्स लॉ से भी पढ़ा था। रॉकेट जो होता है, याद रखना, रॉकेट जो होता है किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उसके बाद व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, किसी गन से जब बुलेट निकलती है तो द गन जो रहता है ना, गन से देखना बुलेट जब निकलती है उसमें रिकॉयल और गिव्स अ शार्प पुल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है कि अगर कोई फोर्स जो होता है बहुत ही कम टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगता है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं, ठीक है। कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड द इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं, या तो चेंज इन मोमेंट, या तो ये इंटू यहाँ पे हो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो भाई फोर्स इंटू टाइम अगर इंटरवल होगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगा और टाइम का आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मोमेंटम का फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये केजी मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों ही यूनिट जो होती है इम्पल्स की होती है, यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट है। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। आप देखते हो कि कोई भी क्रिकेटर जो रहता है, जब भाई अपने बॉल को कैच हाथों से मतलब कैच करता है बॉल को, तो वो अपना हाथ पीछे क्यों ले लेता है, ताकि जो इस पर जो फोर्स जो लगाएगा वो हाथ पर, तो उसको एक थोड़ा पीछे की ओर ले लेने से क्या होगा, उस पर थोड़ा टाइम लगता है उसके मतलब उस बॉल को हाथ में आने के लिए, मतलब जो उसमें अचानक से जो बॉल अगर उस पर अगर उसके हाथ में आ जाती तो वो बहुत कम टाइम में एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता, तो उसमें इम्पल्स ज़्यादा हो जाती। लेकिन डेल्टा टी जो है इसने हाथ पीछे करके थोड़ा डेल्टा टी इसने बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया बॉल को अपने हाथ में आने के लिए, इसलिए तो फोर्स जो लगेगा उसके कारण उसकी इम्पल्स होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कोई भी पर्सन जो जंपिंग अगर कोई पर्सन जो है जंप कर रहा है फ्रॉम हाइट ऑन कंक्रीट, ठीक है, गिट्टी वाले फ्लोर में अगर जंप करता है, रिसीव्स मोर इंजरी देन द व्हेन जंपिंग स्पंजी फ्लोर। मतलब कोई स्पंजी है, स्पंज वाला फ्लोर है, मान लो कोई गद्दा रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो नॉर्मल सी आपकी कंक्रीट वाली ज़मीन है, तो अगर यहाँ पे कोई कूदेगा तो उसके पैरों में ज़्यादा इंजरी आएगी, यहाँ पे कम आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंजरी ज़्यादा इसलिए आएगी क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसके बॉडी पे जो ट्रांसमिट होगी वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगी, तो इम्पल्स ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स ट्रांसमिट होगी इसके कारण इस स्पंज ऑब्जेक्ट के कारण उसके पैरों में, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पल्स कम होगी। जो व्हीकल्स लाइक कार हो चाहे बसेस हो एंड स्कूटर्स आर प्रोवाइडेड विथ शॉकर, ताकि जो है आपको कंफर्ट फील हो। जो बोगी होती है ना आपकी ट्रेन की, उसमें बफर्स लगे होते हैं, देखना जो आपके यहाँ पे साइड में, ताकि जब ये दो आपस में कोच जो है टकराएंगे तो ये बफर से क्या होगा, फोर्स को अपना ट्रांसमिशन कर लेते हैं और आपको जो है एक कंफर्ट फील होता है, झटका आपको कम लगती है, ठीक है, जर्क वगैरह आपको फील उतना नहीं होता है। बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है भाई, कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, ठीक है, कोई भी बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्स लग रहा है लेकिन उसका रिजल्टेंट अगर जीरो आ रहा है तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम बॉडी, ठीक है। उसके बाद इफ़ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो इट विल बी आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो रेस्ट अवस्था में रहकर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में रहते हुए भी वो आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, नहीं तो उसको हम लोग फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है ये दो तरह का होता है, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल कैसे होगा। इफ़ ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको हम लोग स्लाइड थोड़ा डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको जगह से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो रीगेन कर रहा है अपना ओरिजिनल पोजीशन को, फिर वो रिटर्न अपनी जगह पे आ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल जस्ट इसकी अपोजिट होगी भैया, कि उसको हम लोगों ने डिस्प्लेस किया लेकिन वो फिर यहीं पे आकर रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो अगर अपने शेप को मतलब स्पेस को जो जगह है उसको अगर रिगेन नहीं कर पा रहा तो उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है।
तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम लोग स्लाइड डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी भी इस ऑब्जेक्ट को किए थोड़ा सा भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए बॉडी नो टेंडेंसी टू कम बैक, ये कम बैक तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इट्स ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज सेड टू बी, मतलब हमने ये डिस्प्लेस कर दिया, ये नया जगह पे आ गया, लेकिन फिर जिस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस किया है ये आगे तो और मूव नहीं करेगा, नहीं, ये यहीं पर आकर आ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम हाइट, ठीक है, मतलब सेम हाइट पे जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, ठीक है। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, किसके कारण बात कर स्टेबल इक्विलिब्रियम का, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट, सही बात है। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास जो रहता है उसी सेंटर पे जो है केंद्रित रहती है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है भैया, कि अगर आप किसी बॉडी एफ फोर्स लगा रहे हो तो आपको आप चाहते हो कि इस बॉडी को यहाँ पर डिस्प्लेस, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाए इसकी पोजीशन, लेकिन आप देखते हो कि ये जिस सरफेस पर रखा हुआ रहता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो उसके पार्टिकल्स और आपके ये जो आपका बॉडी है उसके पार्टिकल्स जो आपस में कांटेक्ट रहते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है इन दोनों के कांटेक्ट में आने के कारण, इन मॉलिक्यूल्स के उस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब इफ़ यू स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अ सरफेस, मतलब किसी अगर बॉडी को हम लोग दूसरे बॉडी पे हम लोग कोशिश करते हैं उसको स्लाइड करने के लिए, द मोशन इज़ रजिस्टर्ड बाय अ बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग मैंने बोला उसके कारण क्या होगा, ये जो मोशन होना चाहिए उसको रजिस्ट करेगा बॉडी एंड द सरफेस, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स हमेशा खराब ही होता है, नहीं, उसका बहुत ही यूज़ होता है, क्योंकि आज हम और आप जो है चल पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है। प्लस आजकल ऑटोमोबाइल में जो आपका ब्रेकिंग जो होती है तो उस ब्रेकिंग में भी आपका फ्रिक्शन फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा भैया तो ब्रेकिंग कैसे होगा, गाड़ी कैसे खड़ी होगी, तो हमेशा हर जगह जो रहता है फ्रिक्शन फोर्स जो रहती है वो भाई ख़राब नहीं है, ठीक है। द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एक्चुअली मोशन हैज़ येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि हम लोग ये बॉडी है, ठीक है, हमने लगाया 10 न्यूटन और ये बॉडी जो है हिल ही नहीं रही है, तो हिल नहीं रही है तो इस टाइम जो है इस बॉडी के जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, हमें पता है कि क्या कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ये बॉडी अभी रेस्ट में है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया नहीं हिला, तो ये जो 10 न्यूटन है ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे 10 न्यूटन से हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, ठीक है, और ये बॉडी मूव कर जाएगा, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाएगी और उस फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं क्या, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। और काइनेमेटिक फ्रिक्शन से भी अगर कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो उसमें सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट होता है सरफेस पर, तो उस टाइम उस फ्रिक्शन का नाम रहता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो ज़्यादा रहता है किससे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, और काइनेमेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो सबसे कम पूछा जाए कि कौन सा फ्रिक्शन है, तो रोलिंग सबसे कम रहेगा और सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। The maximum value of the static friction force which comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body is called limiting friction force। मैंने वही चीज़ बताया कि वो मैक्सिमम फोर्स जिसको आप लगा दिए लेकिन बॉडी मूव नहीं किया, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा लगाने से भी अगर बॉडी मूव कर जा रहा है, तो जितना फोर्स लगाने से बॉडी मूव नहीं किया, जैसे अगर हमने 10 न्यूटन लगाया और बॉडी मूव नहीं कर पाया तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। When two bodies actually roll on each other, as in case of ball bearing, the rolling friction come into play. When two bodies actually slide over each other, sliding friction come into play. When a body moves over the other body, then the force of friction acting between the two surfaces in contact in relative motion is called kinetic friction. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक ज़्यादा होता है काइनेटिक से ज़्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकता है कि वॉकिंग जो होता है, चलना पॉसिबल क्यों है, फ्रिक्शन के कारण, ये तो अच्छी चीज़ है।
जो ट्रांसफ़र ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अदर पार्ट होता है, जैसे बेल्ट में जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं 2 पुली लगा के यहाँ पे, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है। उसका ब्रेक जो होता है ये बेस होता है, फ्रिक्शन पे बेस होता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ ये चीज़ हो सकती है कि फ्रिक्शन जो होता है जिसके कारण मशीन पे वेयर एंड टियर होती है, जिसके कारण जो लाइफ जो होती है उसकी कम हो जाती है, तो उसके कारण फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन या पॉलिशिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब फ्रिक्शन के जो है एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन सारे टॉपिक। ये सारा टॉपिक तो हमारा भाई कंप्लीट हो चुका है कि हमने यहाँ पे देखा भाई कि यूनिट और काइनेमेटिक एंड मोशन ऑफ रेस्ट तो पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्स हम लोगों ने देखा, तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था यहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद समझे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फर्स्ट लॉ देखा हम लोगों ने, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेगा। सेकंड लॉ फोर्स के बारे में बात करता है। थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके बारे में बात करता है। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी हो गया आपका। इम्पल्स, कोई भी अगर फोर्स बहुत कम टाइम के लिए अगर लगता है तो उसको हम लोग, उसका जो प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स समझ लिए, इक्विलिब्रियम समझे, उसके बाद फ्रिक्शन समझें। ठीक है, अब आते हैं भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से लेक्चर को देखा है। क्वेश्चन पूछा गया, देखो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इलस्ट्रेट न्यूटन्स। सोचो जरा कि जब फायर करते हो, जब गन से निकलती है बुलेट और जो आपकी जो गन होती है पीछे की ओर आ जाती है, वो किस लिए आती है, तो आपने पढ़ा होगा एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज़ी से यहाँ से बुलेट निकलेगी इस बंदूक से, उतनी ही तेज़ी से पीछे की ओर भी आपका बंदूक आएगा, तो उसको हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। इन फोर्थ इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्या होता है भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए इसका आंसर सी। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी स्टेटेड फ्रॉम, बात बताओ कहाँ पे होता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ, किस में होगा ना। डेफिनेशन ऑफ जो होता है फोर्स की बात करता है क्या, न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि जब हम लोग 21 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करेंगे किस में, 3 kg मास पे, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ना, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो ये आंसर जो क्या, आंसर बी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, अच्छे से क्वेश्चन को पहले सुनना है समझना है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेज्ड और ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण जो होता है, जो कोई भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट है उसको भाई स्टेट में चेंज कर सकता है, तो वो कौन चेंज कर सकता है ना, फोर्स जो होता है चेंज कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 20 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी में और उसकी मास जो है 10 kg है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ना भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल सी बात है ना। फोर्स 20 न्यूटन हो गया, मास आपका 10 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, तो भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई रेलवे में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, थोड़ा इसको रुक जाओ और देखो आंसर क्या आ रहा है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg दैट इज एबल टू मूव फ्रीली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल अप्लाई। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द बॉडी मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर भी हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m1 kg, कोई एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मास जो है m1 kg है, एक्सेलरेट एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, व्हेन फोर्स ऑफ, जब इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इस वुडन ब्लॉक की m1 निकाल सकते हो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू द मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो m1 कितना निकल के आ जाएगा भैया, 5/10 ना 1/2 kg निकल के आ जाएगा। आगे पढ़ो क्या बोला कि अनदर ब्लॉक जो है जिसकी मास जो है m2 है, वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसमें भी जो सेम फोर्स लग रहा है, मतलब ये 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो अब इसमें जो है m2 कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 kg। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इफ़ बोथ द ब्लॉक्स आर टाइड टुगेदर, मतलब दोनों ही ब्लॉक जो है एक दो, इन दोनों को एक साथ बांध दिया जाए। ठीक है, और देयर कम्बिनेशन द सेम फोर्स उसके बाद इस पर लगाया जाए कितना, 5 न्यूटन का। तो बताओ ये दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो भाई जो पहले यहाँ पे m1 था और ये जो m2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लगेगा तो वही चीज़ क्या लगेगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास
इंटू एक्सलेशन, लेकिन मास यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा इंटू ए। फोर्स तो सेम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, m1 प्लस m2 कितना है 1/2 प्लस 1/4 इंटू ए। इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो यह 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन दोनों ही ब्लॉक की आ जाए, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस जो होता है बिगिंस टू मूव। अब जब मान लो अब बस जो है यहाँ पे उल्टा पूछ दिया कि रुका हुआ है और आदमी जो खड़ा है, लेकिन अब जो है जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो आदमी पीछे क्यों मूव कर जाता है, क्योंकि देखो अब बस आगे की ओर बढ़ी लेकिन हमारा बॉडी तो रेस्ट है, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। ये भाई कहाँ से ये चीज़ हमें समझ में आया कि ये इनर्शिया के बारे में बात करता था। ये न्यूटन्स देखो कहाँ पे होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया के बारे में बात करता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, दिस आइडिया इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स। अब बताओ कि इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लगते हैं दो अलग अलग बॉडी में, वो आइडिया न्यूटन के किस लॉ से आया है ना, ये आइडिया न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि अ हाई जंपर रन्स फॉर अ वाइल बिफोर टेकिंग अ हाई जंप सो दैट द इनर्शिया। आप देखते हो कि अगर हाई जंप अगर किसी को करना है तो सबसे पहले क्या करता है ना, थोड़ी दूर से रनिंग स्टार्ट करता है, जिससे क्या होगा कि जब ये रनिंग करके आता है तो अब आपने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो क्या होगा, वो मोशन में रहना चाहता है, मतलब उसकी जो मोशन वो जब वो रनिंग करके आता है तो उसकी मोशन जो उसकी इनर्शिया को भी सपोर्ट कर देता है, इसलिए वो एक हाई जंप कर पाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर मोशन हो जाएगा कि अ हाई जंपर रन्स फॉर अ वाइल बिफोर टेकिंग अ हाई जंप सो दैट द इनर्शिया जो उसकी किस में आ जाएगा, मोशन हेल्प्स हिम टेक टू लॉन्ग जंप। ठीक है। एज अ सेलर जम्प्स, कोई भी नाविक अगर मान लो जंप करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट न्यूटन्स। आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है, ये आंसर सी हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये मास इंटू वेलोसिटी, आंसर सी। भाई देखो क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करने में यार बहुत मेहनत लगता है। पहले तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाले, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज भी निकालने पड़ रहे हैं। भाई मेरे जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, तो आपको तो सिलेक्शन लेना है यार, आपकी तो लाइव बनेगी, तो भाई आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी समझ लो। तो इसका अगर आपको चाहिए नोट्स तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और लेक्चर कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, इसका फीडबैक जरूर देना, ताकि यार सारे जो है धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन जो है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, धीरे धीरे बायो का भी कोशिश करेंगे हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट करें और आपको जो है एक फ्री में एक अच्छा एजुकेशन मिले। बस मेरा एक मेन जो एम है यही है अभी। ठीक है, चलो फिर कोई भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।